आज का तहरीक इंसाफ का जलसा, क्या वाकई आप इसे एक नाकाम गैदरिंग, नाकाम जलसा, तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं आजकल के, उनकी आप कहते हैं कि वो इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं है, एक बड़ा जलसा करने की सलाहियत नहीं है उनमें? नहीं, जलसा तो खैर पीटीआई से बड़ा कोई नहीं कर सकता ना। और जो आज भी लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं, देखिए वहां पे कोई स्पीकर नहीं था जिसको वो सुनने आए हों, या कोई ऐसा वो नहीं था कि जिसके इंतजामात आप देखें, जिस तरह से आपने अपने इब्तदाइये में ही सारी चीज जो है उसको कूजे में बंद कर दिया है कि जिन हालात में 15 घंटे पहले हुकूमत ने ये उनको इजाजत दी, उसके बाद रूट्स बदल दिए, उसके बाद लोग गिरफ्तार किए हैं 100-150, तो जो मेन जो वर्कर था गली मोहल्लों का उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन लोग खुद जो है वो निकले, वहां पे पहुंचे और सिर्फ इमरान खान को एक अकीदत, खराज अकीदत पेश करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं। और यही इमरान खान का जादू है जो इस वक्त पाकिस्तान में सर चढ़ के बोल रहा है। इतना बड़ा कंसेंसस तो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी को नसीब ही नहीं हुआ, जो कि इमरान खान के हिस्से में इस वक्त आया हुआ है। और हुकूमत की जो बेवकूफ़ियाँ हैं उससे उनको मजीद जला ही मिल रही है। एक हुकूमत जो कि मेरा ख्याल आज 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मुख्तलिफ वज़रा ने, लोगों ने, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जलसा नाकाम है, तो जाहिर है कि वो वैसे ही अहमक लगता है कोई भी शख्स ये कहते हुए। सो इमरान खान के साथ की जो मकबूलियत है, जो उनके साथ अकीदत है लोगों की, उसके ऊपर क्या दो राय है? जाहिर है कि वो बड़ा इम्पैक्ट है उसका, और वो इमरान खान ही पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की जो सॉवरेनिटी है, मुक़्तदर आला होने का जो इस्तिआरा है, वो इमरान खान है। इसमें क्या दो? लेकिन ऐसे जलसे का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? 3 से 6 बजे जलसे का टाइम दिया जाता है, 6 बजे पुलिस इंतजामिया पहुंच जाती है, लाइट्स बंद करवा दी जाती हैं, डीजे को कह दिया जाता है कि अनाउंस कर दो कि लोग घरों को चले जाएं, लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जो एक मैसेज पहुंचाना मकसद था या सिर्फ अपनी पावर दिखाना, पावर शो करना मकसद था, ये इम्पैक्ट आप समझते हैं जलसे का आज के? एक तो देखो ना, 16 महीने बाद जलसा हुआ है पीटीआई के ऊपर। 16 महीने तो अलाउ ही नहीं किया गया ना। तो अमूमी हालात में तो जलसों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन की एक्टिविटी होती है, लोग करके चले जाएं। लेकिन चूंकि इस हुकूमत को, जिस तरह से आपने पहले बात की कि जो फॉर्म 47 की जाली फॉर्म 47 में जकड़ी हुई हुकूमत की जो इखलाकी इक़्तिदार है वो इतनी कमजोर है कि जो ही एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी को शुरू भी होती है तो उनको घबराहट हो जाती है। और इसलिए इस तरह के जलसों से जो अमूमी हालात में शायद कोई इतना बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन इस तरह के हालात में उसके ऊपर बहुत हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ जाता है। और आज भी आप फील कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत कितने प्रेशर में है। आप देख रही हैं वफाकी हुकूमत कितने प्रेशर में है। और इस वक्त जबकि एक वो सुप्रीम कोर्ट को फतह करने के लिए निकले हुए हैं, और इस हालात में इतना कामयाब जलसा इतने छोटे नोटिस के ऊपर शो करता है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बिल्कुल अब राइट द कॉर्नर है, और वो मूवमेंट है जिससे ये हुकूमत। अच्छा फवाद, हालात तो इसका मतलब बदले हैं। पहले तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं मिलती थी, अगर पीटीआई बाहर निकलने की कोशिश भी करती थी, लोगों को उठा लेना, सामान उठा लेना, मतलब कि एक अजीब हालात होते थे। तो ये तो एक पॉजिटिविटी है, हालात में आई है कि एटलीस्ट इजाज़त मिलना शुरू हो गई है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहे हैं पीटीआई के लिए। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं, लेकिन कैपेसिटी होती है ना, कोरियन की एक कैपेसिटी होती है। आप कितना जो है वो बरबरियत और फस्तायत कितना अरसा रख लेंगे। जाहिर है ये 2 साल से ये हो रहा है सिलसिला, और अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए एक दफ़ा फिर मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ला रहे हैं, जाहिर है कि कोई इनको पता है कि उसकी कोई इखलाकी कानूनी जवाज तो है नहीं, तो उसको रोकने के लिए दोबारा एक वही इनका टैक्टिक वही है कि डंडा उठा लो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। इसके अलावा तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। अगर आप कहें कि कोई जदीद हुकूमत यानी इंतखाबात के ऊपर आई हुई, इखलाकी इक़्तिदार के ऊपर आई हुई, वो तो इस हुकूमत का तो उससे दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो भी एक्शन होने हैं, अब ये तो तयशुदा बात है कि जब तक एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट
पीटीआई शुरू नहीं कर सकती। इस हुकूमत ने किसी आइन कानून की उन्हें परवाह नहीं है। हमेशा आप बात करते हैं कि इन्हें तहरीक का आगाज करना चाहिए था, 8 फरवरी के अगले दिन ही कर देना चाहिए था। अभी भी आप कह रहे हैं कि बड़ी पावर, इन्हें स्ट्रीट पावर दिखाने की जरूरत है, स्ट्रीट्स में उस तरह का प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। तो मौजूदा क़यादत आपके ख्याल में उनमें कैपेसिटी नहीं है, कर नहीं सकते हैं, या बस वो कह रहे हैं कि जो हम इंजॉय करें हम करें? आप तो कहते हैं ना कि हमेशा, बहुत से लोग कहते हैं पीटीआई के कि मौजूदा लीडरशिप की वजह से इमरान खान अंदर है, नहीं तो कब का इमरान खान बाहर आगे होते। तो क्या मौजूदा लीडरशिप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह की मूवमेंट चला सकें? नहीं, कैपेसिटी तो फॉर श्योर नहीं है, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। अच्छा। लेकिन देखिए ना, जो असल प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग भी होती है ना चीजों की। 9 फरवरी का मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि उस वक्त सारे एमएनए और एमपीए जो थे, खुसूसन पंजाब में, उन्होंने अपने रिजल्ट्स के लिए निकलना था ना, उनकी अपने चीजें स्टेज पे लगी हुई थी। तो उस दिन जो भी होता, अगर लोगों को कॉल दी जाती तो मूवमेंट शुरू हो जानी थी लाजमी तौर के ऊपर, कहीं ना कहीं से जो है वो चीज पाक होनी थी और वो आगे चली जानी थी। लेकिन वो ना शुरू करके बहुत नुकसान हुआ पीटीआई का। अब देखिए, दूसरा बड़ा नुकसान अभी जो हो रहा है वो ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान 8 नशिस्तों के साथ इस वक्त जो सियासत है उसका मरकज बन गए हैं। और अभी जो अगर पीटीआई जो है वो अब तक जेयूआई के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ जो अलायंस नहीं कर पाई, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक नाअहली भी है और एक कमजोरी भी है। पीटीआई की नाअहली है, बिल्कुल पीटीआई की नाअहली, अपोजिशन की भी नाअहली है। क्योंकि देखिए ना, मैं समझता हूँ शाजिया कि अगर जमात इस्लामी ने जिस तरह बिलों के ऊपर धरना दिया, और आप देखें कितना उन्हें खराब होकर उठना पड़ा, इसी तरह से जब तक मौलाना फजलुर रहमान, जीडीए, जमात इस्लामी और पीटीआई एक इकट्ठा इस्लामाबाद के डी चौक में धरने का ऐलान नहीं करते, उस वक्त तक उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आना, जो कि जिसके नतीजे में हुकूमत चली जाए। फवाद, आपको लगता है कि मौलाना साहब जो हैं वो उसूली सियासत कर रहे हैं? अब अगर इश्यूज की बात करें कि रिगिंग, इलेक्शन में रिगिंग हुई, ये जाली हुकूमत है, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इफ अफगानिस्तान को लेकर आप देख लें, इश्यूज एक ही हैं, मौलाना के हैं, जो बात पीटीआई करते हैं, जो मौलाना करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आईनी तरमीम को लेकर मौलाना एक सियासत का एक बड़ा मरकज बन गए, कभी जरदारी साहब चल के जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब चल के जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब चल के जा रहे हैं, कभी पीटीआई का वक्त चल के जा रहा है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं इस वक्त, वो उसूली सियासत कर रहे हैं या चाहिए उनको? क्योंकि आपको भी पता है कुछ खबरें आई थी, हुकूमत बड़ा कुछ ऑफर कर रही है उनको, आपको लगता है वो उसूली सियासत कर रहे हैं इस वक्त मौलाना साहब? नहीं, ऑफर तो जाहिर है हुकूमत ने हर ऑफर की ही है ना मौलाना साहब को, और मौलाना ने बहरहाल इस वक्त यही कहना चाहिए कि आइन के साथ खड़े हुए हैं। और यही एक ऑनरेबल सियासतदान को करना चाहिए जो मौलाना ने किया है, जो बिलावल भुट्टो ने नहीं किया, जिसके नतीजे में उनकी सियासत को बहुत गजन। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान अगर आज आइन के साथ खड़े हैं, तो आप ये भी तो फिर देखिए ना कि उनकी सियासी अहमियत कहाँ पे पहुंची है, आम लोगों में उनकी कदर और मंजिलत कहाँ पे पहुंची है। तो ये तो आपने चूज करना है ना कि अगर तो चॉइस आपकी पावर और इज्जत में है, तो आपको इज्जत चाहिए या पावर चाहिए या ऑफिस चाहिए। इनके पास तो सच्ची बात यह है कि मौजूदा हुकूमत के पास तो पावर भी कोई नहीं है ना, क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई फैसला की बात आती है तो फिर तो लोग एस्टैब्लिशमेंट को देखते हैं और या फिर कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। हुकूमत को तो कोई भी नहीं देख रहा ना कि क्या वो फैसला कर पाते हैं। सो ना इनके पास ये तो सिर्फ एक ऑफिस, शायद प्रोटोकॉल, मुझे तो समझ नहीं आता। तो आईनी तरमीम के फैसले के पीछे कौन है? इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं ना। को एस्टैब्लिशमेंट ने परसों जो बयान दिया, उन्होंने डिस्टेंस किया, लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब निकले और उन्होंने जाके इन आईनी तरमीम को किया, फिर इन्होंने जरदारी साहब ने किया, और जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, फिर 10 एमएनएस को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो उठाया गया, ये सारे काम जो है जो हुकूमती गुजरा है वो तो साफ कहते हैं ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए ना, हुकूमत तो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मसला 2/3 का है, मसला उस 12 जुलाई के फैसले का है जिसको हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, कल स्पीकर ने खत लिख दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। मतलब कि 2/3 अगर उनको अब मिल जाती है, फिर भी आईनी तरमीम करना कोई इनके लिए मुश्किल बात तो नहीं। आईनी तरमीम इधर दिस वे और दैट वे वो तो हो जाएंगी, मौलाना माने ना माने, अगर वो मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं फिर तो हो जाएगी। नहीं, बात ये है कि वो तो फिर आप पीसीओ ही लगा रहे हैं ना। आप इसको आईनी तरमीम कहना तो वैसे से आती है।
आप तो सिंपल ये कहें कि आप बाय हुक और क्रूक आप पीसीओ लगा रहे हैं, जजों को निकालना चाहते हैं, फारिग करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, ये पहले भी हुआ है और बाद में रिवर्स हुआ है। आप आईनी तरमीम करके देख लें और देख लेंगे फिर पाकिस्तान के लोग कितना अरसा जो है वो हुकूमत को रेजिस्ट करते हैं। लॉयर्स, अगर वकील खड़े नहीं होते, अगर मीडिया खड़ा नहीं होता, अगर पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते, तो फिर तो देखें ना, हमें तो कोई हक नहीं है ना आइन के अंदर रहने का। आइन के हकूक हम एज ए सिटीजन फिर तस्लीम मांगने का अहलियत ही नहीं ना रखते। अभी तक तो पाकिस्तान के लोगों ने रेजिस्टेंस दी है और आई मस्ट से बड़ी बहुत ताकतवर रेजिस्टेंस दी है, जो 8 फरवरी को जिसका नतीजा हमारे सामने आया, फिर उसको 9 को बदला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके नतीजे में सियासी तलखियां बहुत बढ़ गई हैं। हाँ फवाद, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट सियासी जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग सोचती है कि कल को इमरान खान आ जाएंगे, भाई ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान उनके बारे में कुछ इस तरह की राय रखते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, उसमें भुला के सारे इख्तलाफात सबको मिलकर बैठने की ज़रूरत है। जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, मेरे ख्याल में जिन सियासी अलमियों की हम बात करें कभी ख़त्म नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और देखिए, इख्तलाफात भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान का ये नैरेटिव है कि ये लोग जो है ये करप्ट हैं और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, सो इमरान खान इससे पीछे क्यों हटेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप 2-3 बड़े इश्यूज के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट कर लें। पहला एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम की वोटों से बनेगी और उसके लिए इक़दामात जो भी चाहिए वो जरूरी है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो बुरी तरह फेल हो गया है, लिहाजा इनको जाना चाहिए। और दूसरी फिर ये है कि एक दूसरे के खिलाफ रियासती प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, रियासत जो है उसकी डंडा इस्तेमाल नहीं होगा केसेस में। उसके लिए आप एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाएं, जिस तरह जर्मनी में होता है और मुल्कों में होता है कि जो इंडिपेंडेंट होता है, जो हुकूमत के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उस तरह से आप बनाएं और सारे आपके जो मुकदमे हैं वो उस ऑफिस के जरिए जो है वो जाएं, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि मेरे खिलाफ जो है वो गवर्नमेंट ने किया है। इस तरह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको एग्रीमेंट चाहिए। तो ये 2-3 बड़ी बातों पे एग्रीमेंट कर लें, बाकी अपने इख्तलाफ अपनी जगह पे रखें। और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी अपना सियासत में जोर लगाए, पीटीआई भी लगाए, और फिर जिसको लोग वोट दें। सही। 63A का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अचानक तरमीम, फिर उसका सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज होना, ये क्या इतनी उजलत है? 63A का मुस्तकबिल क्या है? 2 एक्शंस हुए ना शाजिया। एक तो देखो ना, पहला ये हुआ कि इन्होंने अयाज सादिक साहब ने एक लेटर लिखा और कहा कि जी ये सीटें जो है ये आप पीपल्स पार्टी को और नून को दे दें। उसके फौरन बाद ये ऑर्डिनेंस चेंज हुआ और जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको कमेटी से निकाला गया। अब क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेंच भी हुकूमत ही बनाएगी, तो बेंच भी उनकी मर्जी का। अगर इलेक्शन कमीशन ये करता है, जिसको आज फिर पीटीआई ने चैलेंज भी किया है केस में, तो पीटीआई का जो चैलेंज है वो फिर जाएगा इसके पास बेंच बनाने के लिए, और बेंच भी बनाना है फिर फायज ईसा साहब ने। सो बेसिकली तो इन्होंने आर्टिकल 63A में ये फजलुर रहमान साहब को शिकस्त देने के लिए, और इसीलिए कल मौलाना ने ये कहा कि हम ये नहीं होने देंगे इस तरह से। सो हुकूमत खुद मौलाना फजलुर रहमान को भी दीवार से लगा रही है, इमरान खान को तो जरा पहले ही दीवार से लगाया हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि हुकूमत जो कर रही है उनको इसका रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें टाइम कितना लगता है ये आप देख लेते हैं, हालात तो राइप है, किसी वक्त इसको कितना टाइम लगता है ये देख लेते हैं।